हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। 3 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो है हम डेली जो करंट अफेयर्स हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। बाजार दर्पण की अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो है जो शेयर मार्केट है वो सैटरडे और संडे बंद रहता है। तो रविवार को भी जो है भारतीय शेयर बाजार बंद रहा और पिछले कारोबारी सप्ताह की अगर हम बात करें तो बाजार में जो है मिला जुला असर देखा गया था वहाँ पर भी। और जहाँ पर आईटी शेयरों में तेजी और अन्य सेक्टरों में जो है वो सुस्ती यानी मंदी देखी गई थी। तो ये हमने जो है शेयर बाजार की स्थिति देखी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की। अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की तो गोल्ड यानी सोना जो बढ़कर है वो 1,43,650 रुपये पर पहुँच चुका है। जबकि अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी बढ़कर जो है 2,19,150 रुपये पर पहुँच चुकी है। तो ये हमने देखा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर डॉलर और क्रूड ऑयल की। तो अगर हम बात करें क्रूड ऑयल डॉलर की तो देखिएगा अमेरिकी डॉलर जो है घटकर 95.3 रुपये पर पहुँच चुका है। जबकि अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल घटकर जो है वो $84 प्रति बैरल के हिसाब से पहुँच चुका है। तो ये हमने देखा शेयर ये हमने देखा बाजार दर्पण। तो आगे बढ़ते हैं जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस पर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर कि जो संसद में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सुरक्षा विधेयक जो है 2026 पेश किया गया है। अगर उसकी हम बात करें तो केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सुरक्षा विधेयक 2026 पेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के डिजिटल गवर्नेंस ढांचे को साइबर खतरों से सुरक्षित बनाना और डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करना और साथ ही साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 6G इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को बढ़ावा देना है। तो इसमें अगर हम बात करें, विधेयक में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों यानी MSME को डिजिटल तकनीक के अपनाने हेतु कर प्रोत्साहन देने तथा नागरिकों के निजता अधिकारों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए गए हैं। यह कानून जो है डिजिटल इंडिया 2.0 और समावेशी सुशासन के क्रियान्वयन में मील का पत्थर सिद्ध होगा। कहने का मतलब यह है, देखिए डिजिटल जो हमारा संसद का जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो मानसून सत्र चल रहा है तो उसी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेटा सुरक्षा विधेयक जो है 2026 पेश किया गया है। और इस तरह से जो कुछ चीज़ें हैं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। और अगर ऐसा ये कानून बन जाता है तो इसके लिए क्या होगा, ये समावेशी सुशासन के लिए बहुत ही मील का पत्थर जो है वो सिद्ध हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। देखिएगा, तो G20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल AI सेफ्टी फ्रेमवर्क पर बनी सर्वसम्मति। अब हो क्या रहा है, देखिए जिनेवा में आयोजित G20 सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल AI सेफ्टी फ्रेमवर्क को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग और डीप फेक तकनीक पर बहुपक्षीय प्रतिबंध और वैश्विक साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। अगर हम बात करें, इसके साथ ही साथ जो है सम्मेलन में विकासशील देशों को जलवायु अनुकूलन हेतु $500 अरब के ग्रीन क्लाइमेट फंड की वैश्विक कार्य योजना पर सहमति भी बन गई है। अगर हम और देखें तो यह समझौता वैश्विक तकनीक प्रशासन यानी ग्लोबल टेक गवर्नेंस को तथा जलवायु कूटनीति में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो G20 शिखर सम्मेलन है इसमें AI को लेकर के जो है बहुत ही कह सकते हैं फोकस किया गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम AI को लेकर के यहाँ पर बताई गई हैं, है ना। तो ये है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिएगा धुलेरा में भारत का पहला व्यावसायिक सेमीकंडक्टर जो है वो फैब्रिकेशन प्लांट शुरू हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो धुलेरा यानी गुजरात का है, ये भारत का पहला व्यावसायिक सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन प्लांट है वो शुरू हो चुका है। अब भारत के राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के धुलेरा में 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित देश के पहले व्यावसायिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यानी प्लांट जो है वो उत्पादन शुरू कर दिया है उसने। यह संयंत्र रक्षा प्रणालियों, ऑटोमोबाइल और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक सिलिकॉन चिप्स का निर्माण करेगा। इससे होगा क्या? इससे वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर भारत की निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर के जो पार्ट्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये हमारे जो चीज़ें हैं ये प्लांट अगर लग जाएगा तो इसके लिए हमें जो है इंपोर्ट करने से बच जाएंगे और हमारे लिए जो है आत्मनिर्भरता के लिए एक कदम होगा। तो यह उपलब्धि क्या होगी? आत्मनिर्भरता भारत
और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन के हब में स्थापित करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के जैसे कि सरकार बहुत जो है मतलब कह सकते हैं कि अपना फोकस बनाए हुए है, तो उसको लेकर के ये खबर है, तो ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे गगनयान मिशन जो हमारा है उसके बारे में बात हो रही है, तो उसको समझते हैं। गगनयान मिशन यानी इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का अंतिम परीक्षण पूरा किया है। अगर हम बात करें इसकी, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम यानी सेल्स का अंतिम और सबसे जटिल परीक्षण सफलतापूर्वक जो है वो पूरा कर लिया है। अगर हम बात करें श्रीहरिकोटा से निष्पादित इस परीक्षण में आपात स्थिति के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों वाले क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित अलग करने की प्रणाली को जांचा गया है। उसके बाद में जो है मॉड्यूल ने बंगाल की खाड़ी में तय मानकों के अनुसार लैंडिंग की है। अगर हम बात करें इसमें, तो इसरो की इस महत्वपूर्ण सफलता के साथ ही जो है वर्ष 2026 के अंत तक भारत द्वारा स्वदेशी तकनीक के मानव को अंतरिक्ष में भेजने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो है गगनयान पहले ही हम जो है एक अंतरिक्ष में भेज चुके हैं और उसको लेकर के जो है दूसरा मिशन यान जो है यहाँ पर तैयारी है ना। तो अगर ये हो जाता है तो इसके लिए हमारे जो है कह सकते हैं कि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और ये जो है हम कह सकते हैं हमारी जो इसरो है लगातार इसमें काम कर रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी टीबी रोधी वैक्सीन यानी एमटीबी बैग को जो है आपातकालीन जो उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है, उसको देखते हैं। तो नई दिल्ली का ये मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी टीबी रोधी वैक्सीन यानी एमटीबी बैग को तीसरे चरण के सफल नैदानिक परीक्षणों के बाद आपातकालीन स्वीकृति मिल गई है। यानी हम कह सकते हैं कि आपातकालीन जो है इसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसी जो है स्वीकृति दे दी गई है। अध्ययनों के अनुसार यह टीका वयस्कों में टीबी संक्रमण को रोकने के लिए लगभग 85% से भी ज़्यादा अधिक प्रभावी पाया गया है। इसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत जो है देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यह खोज भारत के 2027 तक टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है भारत सरकार ने 2027 तक जो है टीबी मुक्त भारत का उन्मूलन का जो है वो लक्ष्य रखा है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास में ये जो है उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे जो है हमारी उपलब्धि जो है वो प्राप्त हो सकेगी, है ना। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता जो है 200 गीगावाट के पार पहुंच चुकी है। इसको हम देखेंगे तो देखिएगा, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल स्थापित सौर और पवन ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गई है। राजस्थान और गुजरात के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों ने इसमें सर्वाधिक योगदान दिया है। वहीं अगर हम बात करें, भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, जो COP26 में घोषित 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के हमारे 55 लक्ष्यों की पूर्णता करने के लिए क्या होगा, अनुकूल होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 2030 तक जो है हमें जो 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का जो क्षमता है उसे प्राप्त करने का जो है हमारा लक्ष्य है, और उसमें जो है 55 लक्ष्य हमारे मतलब निर्धारित हैं। तो उसके अगर बात करें उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये हमारे लिए जो है एक कह सकते हैं सहायक सिद्ध हो सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पर एक चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है 20 की उसकी बात की गई है। तो उसमें जो 26 में कुछ चीज़ें यहाँ पर सुधार किया गया है, संशोधन है, उसमें देखते हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों में AI और डिजिटल साक्षरता अनिवार्य बनाने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं, देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2026 जो है के क्रियान्वयन के तहत उच्च शिक्षा ढांचे में बड़ा सुधार किया है। अब देश के सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में कला, विज्ञान, वाणिज्य के विद्यार्थियों हेतु 12 क्रेडिट का डिजिटल साक्षरता और AI मॉड्यूल अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अंतर्गत छात्रों को डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा AI तकनीकों का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें देखेंगे तो भारतीय स्नातकों की वैश्विक रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, और साथ ही साथ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो उसका जो समुचित लाभ उठाना है। यानी हमारे पास में जितनी भी जनसांख्यिकी लाभ है ना, तो उसको जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि उसका जो है समुचित लाभ उठाने का जो है हमारा उद्देश्य है।
तो ये NEP 2026 में जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर मतलब सुधार की जा रही हैं, ताकि जो है जो AIC और डिजिटल सुरक्षा जो साक्षरता है उससे हमारा जो मतलब ये कह सकते हैं युवा जो है वो जुड़ सके, है ना। तो इसको लेकर के ये खबर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए, विदेशी निवेश अंतर्विभाग से भारतीय जो पूंजी बाजार में है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो गई है, उसको हम देखेंगे। तो मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक्स बुनियाद और सतत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI के बल पर भारतीय पूंजी बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। BSE सेंसेक्स 85,000 तथा NSE निफ्टी 26,000 के ऐतिहासिक स्तर को मतलब कह सकते हैं उसको पार कर गया, या कह सकते हैं उसके करीब करीब है। और बैंकिंग, निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। वहीं अगर हम कुल बाजार पंजीकरण में बात करें तो उसमें वृद्धि से घरेलू अर्थव्यवस्था को गति मिली है। विश्लेषकों के अनुसार यह उछाल वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती को और निवेशकों के अटूट विश्वास को जो है वो प्रदर्शित करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो है हमारी जो FDI और FPI होती हैं, ये दो तरीके का हमारा निवेश होता है, FPI और FDI, है ना। इसको लेकर के ये जो है रिकॉर्ड मतलब कह सकते हैं रिकॉर्डेड बढ़ोतरी हुई है, तो उसको लेकर के ये खबर है ना। तो देखें, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर वैश्विक समुद्री सुरक्षा संधि 2026 के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वैश्विक समुद्री सुरक्षा संधि 2026 जो है, इस पर भारत सहित 40 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में निर्बाध समुद्री व्यापार और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत की पहल यानी वैश्विक समुद्री सुरक्षा संधि 2026 पर 40 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस संधि का उद्देश्य समुद्री डकैती, अवैध मत्स्य पालन और समुद्री क्षेत्रों में अनधिकृत सैन्य गतिविधियों को रोकना है। इसके तहत अगर हम बात करें, हिंद महासागर में साझा समुद्री गश्त और सूचना साझाकरण केंद्र यानी IFC और IOR को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। यह संधि भारत की सागर नीति और हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में एक जिम्मेदार सुरक्षा भागीदारी की भूमिका को सुदृढ़ करेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसा करके बनाएं, तो ये देखिए, हम अगर इसके इस तरह से बनाएं, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऐसे इसे ख़त्म कर देता हूँ पहले मैं। यहाँ अब देखिए, कुछ इस तरह से बनेगा हमारा, ये है ना, चाइना वाला पार्ट है और इस तरह से, है ना, ये इंडिया वाला पार्ट आ जाता है पीछे कुछ इस तरह से, और इस तरह से बन जाता है ऐसे करके। तो ये जो पार्ट बन जाएंगे इस तरह से, है ना, ये छोटे छोटे इंडोनेशिया वगैरह बन जाते हैं। और अगर आप देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ थोड़ा बनाएंगे ऐसे करके, ये अलास्का वाला पार्ट आ जाता है कुछ, और ये है ना, तो ये है हमारा। तो ये सब क्या है, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। अगर हम बात करें, ये हिंद मतलब हिंद ओशियन है, इंडो ओशियन है। तो इसको हम बात करते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आती हैं हमको, ख़ास तौर से हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र वाले, और इसमें इंडोनेशिया के जो आसपास का क्षेत्र है, जो इंडो पैसिफिक ओशियन क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत चीज़ें हमें नज़र आती हैं। यहाँ पर जो है हमेशा जो है तनाव की स्थिति बनी रहती है, और जो जियो पॉलिटिक्स को जो है ये बहुत जो हम कह सकते हैं उसको प्रभावित करती है। यहाँ पर ख़ास तौर से चाइना, जापान और अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं उनको लेकर के हमेशा तनाव बना रहता है। तो उसको लेकर के जो है वैश्विक समुद्री सुरक्षा संधि जो है 2026 जो है वो कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण कार्य करेगी, है ना। तो इसको बताया गया है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मानसून की मजबूती वापसी। देश के लगभग 150 जलाशयों को जो है वो क्या किया गया है, देखिए जलाशयों का जलस्तर 118% बढ़ा है। तो हम बात करें केंद्रीय जल आयोग यानी सेंट्रल वाटर जो आयोग है उसकी हम बात करें कमीशन की, तो भारत मौसम विज्ञान यानी IMD की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में मानसूनी वर्षा की मजबूत बहाली से देश के 150 प्रमुख जलाशयों की जो है जल भंडारण क्षमता में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18% की वृद्धि की गई है ना, दर्ज की गई है। नर्मदा, तापी और कृष्णा नदी बेसिनों में भी भारी वर्षा से भूजल जो है वो स्तर में सुधार हुआ है। इससे सकारात्मक मानसूनी रुझान से धान, दाल और तिलहन जैसी खरीफ की फसलों से उसके रकबे में बढ़ोतरी हुई है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ साथ जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है। अगर हमारे देश में जो मानसून है, बहुत सारी फसलें होती हैं जो मानसून पर निर्भर करती हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर जो है हमारे जो जल स्तर है या हमारे जो जल के संसाधन हैं वो ऐसी जगह होते हैं जो हमारे वहाँ पर जो बोरवेल होते हैं यानी हम जो बोर होते हैं उनको हम नहीं लगा पाते। तो बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मानसून पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में मानसून अगर
मतलब अच्छा रहता है तो वहाँ की फसल जो है वो बेहतर होती है। तो उसको लेकर के है कि अगर हमारा मानसून बेहतर है तो हमारी जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे दाल, धान और तिलहन की जो फसलें हैं, उनसे जो है उनके रकबे में बढ़ोतरी होगी, जिससे खाद्य सुरक्षा के साथ साथ जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो ये चीज़ हमने देखी। तो ये था। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, ये हम लास्ट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इस तरह की जो करंट अफेयर्स है आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।